अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं। अंदलीब साहिबा आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे। सभी देखने वालों को चांद रात मुबारक हो और ईद की पेशगी मुबारक भी कबूल कीजिए। अब की बार भी पाकिस्तान में चांद मुतनाज़ा हो गया। KPK हुकूमत ने गुज़श्ता शब रात गए सरकारी सतह पर KPK में ईद मनाने का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद KPK के अपने कुछ डिवीज़न्स हैं जिनमें हज़ारा डिवीज़न है, मालाकंद डिवीज़न है, वहाँ के लोगों ने इस हुक्म को नहीं माना, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सरकारी सतह पर ईद मनाई जा रही है KPK में, जबकि बाकी पाकिस्तान कल 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद ईद मनाएगा मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक। सवाल ये है कि हर बार ये चांद का मामला मुतनाज़ा क्यों हो जाता है और क्या मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी अगर कोई फ़ैसला दे दे तो उसके बाद सूबे ऐलान कर सकते हैं। आइनी, कानूनी और शरई मामलात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया शहबाज गिल को उनकी वापसी पर, अमेरिका से वापसी पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और जो मुकदमा दायर किया गया था मदीना टाउन फैसलाबाद में उसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर PTI ने रिलीफ मांगा है, दरख्वास्त की है कि ये मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। इस पर आज मुफस्सल बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब और दौरा UAE पर भी डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, चांद फिर मुतनाज़ा हो गया, इस मसले का हल क्या है? फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कोशिशें की थी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात भी की थी, फिर जो रुयत हिलाल कमेटी है उसकी सरबराही भी बदली गई, लेकिन चांद फिर भी मुतनाज़ा रहा पाकिस्तान में। इसका कोई हल है? देखें, मैं तो ज़ाती तौर पर कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ये इसरार क्यों है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन ईद हो। ये एक मज़हबी त्यौहार है, ये मज़हबी फ्रीज़े की अदायगी है, ये कुछ समाजी त्यौहार नहीं है कि एक वक्त में एक जगह पे या एक दिन में मनाया जाए। अयूब ख़ान के दौर में ये तनाज़ा हुआ और उसके बाद फिर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कायम की गई। इससे पहले मुल्क भर में ईद मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ दिनों में मनाई जाती थी और कभी ये मसला पैदा नहीं होता था। क्योंकि अब देखिए ना, कल तज़ाद क्या पैदा हुआ कि वो जो सूबा सरहद की रुयत हिलाल कमेटी है पोपलजई साहब की, वो कहते हैं हमें 130 शहादतें मौसूल हुई हैं, और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कहती है कि हमें तो एक भी शहादत नहीं मिली। अब ये जो 130 लोग हैं, मैं कैसे फ़र्ज़ कर लूँ कि ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं? ये 130 लोग जो हैं ये सारे के सारे सिर्फ़ फ़साद बर्पा करने के लिए या कौम को तकसीम करने के लिए किसी प्लानिंग के तहत इस तरह से देखते हैं। ये मतला फ़लकियात का मामला है, मौसमियात का मामला है, मतलब मुख्तलिफ़ हैं। अफ़गानिस्तान में चाँद नज़र आ रहा है, सऊदी अरब में नज़र नहीं आ रहा। मैं एक मफरूज़े पे बात करता हूँ। पाकिस्तान या कोई इस्लामी खिलाफत कायम हो जाए, इस्लामी रियासत बड़े पैमाने पर कायम हो जाए, जिस तरह अमेरिका एक बड़ी रियासत है जिसका रकबा जो है बहुत वसी हो, रूस की तरह सोवियत यूनियन का तरह का होगा, तो वहाँ आप एक दिन में कैसे ईद करेंगे? एक जगह पे यानी अमेरिका में एक जगह पे इफ्तार हो रहे होते हैं, दूसरी जगह पे सहरी हो रही होती है। उस सूरत में आप ईद एक दिन कैसे करेंगे? तो इसलिए ये असल में मेरा जो नुक्ता नज़र है, मैं ना मज़हबी उलूम से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत हूँ, ना माहिर हूँ, जो एक कॉमन सेंस की बात है कि ये आप लोगों पर छोड़ दें। अगर आपने रुयत हिलाल कमेटी बनानी है, सूबे की बना दें। 3 छुट्टियाँ आप करते हैं, कोई पहले दिन कर लेगा ईद, कोई दूसरे दिन कर लेगा। हर दफ़ा ये तमाशा होता है, हर दफ़ा ये तनाज़ा होता है, और उसके बाद फिर आप ख़ुद ही अपने आप को मजाक बनाते हैं। तो इसलिए इसका ये हल नहीं है। लेकिन इसमें इरशाद साहब बिल्कुल ठीक है, इरशाद साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि देखें ना KPK के अपने अंदर, मैं अर्ज़ करूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को या तो शहादत कबूल करें, डिवीज़न मालाकंड डिवीज़न वो भी इस फैसले को नहीं मान रहे, ठीक है, वो भी इस फैसले को नहीं मान रहे हैं। खैर ये एक अलग बात। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना कि जहाँ चांद नज़र आ जाए वो ईद मना लें। ये क्या ज़रूरी है कि आप पूरे मुल्क में ईद मनाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहते हैं कि आपकी तो हम शहादत ही कबूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कबूल करेंगे भाई?
नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि शहादत जो है उसको कबूल होना चाहिए। उनका एतराज़ ये भी बजा था, जिसको वज़ीर मज़हबी उमूर ने कबूल भी किया, कि जो मरकज़ी ज़रूरत हिलाल कमेटी का इजलास था वो पहले ख़त्म हो गया। खैर, अंदलीब अब्बास साहिबा, ईद मुबारक पेशगी आप कबूल कीजिए। चांद रात भी आपको मुबारक। आपने चांद रात को बंदे भी निकालने थे झंडों के साथ, लेकिन वो केपी में तो आपका प्रोग्राम सारा चौपट हो गया। खैर, ये आपकी नज़र में अंदलीब साहिबा, जब मरकज़ी ज़रूरत हिलाल कमेटी ने एक फ़ैसला कर दिया तो उसके बाद केपी के हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो उस फैसले से कंट्राडिक्ट करे और वो सरकारी सतह पे सूबे में ईद का ऐलान कर दें? शुक्रिया फैसल, आप सबको भी मेरी तरफ से चांद रात और ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान में सबको मेरी तरफ से चांद रात और ईद मुबारक। देखिए, ये जब आप इंफरादी तरीके से कोई 50 साल पुराने तरीके से करेंगे तो ये तो वही ट्रेडिशन होगा जो हमेशा होता है। आपको पता है हर साल ये मसला आता है। हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि जी ये साइंटिफिक तरीके से, अब तो आपको अगले 100 साल का पता लग जाता है कि कब चांद कहाँ, कितनी बड़ा, कितना छोटा, क्या इक्लिप्स, क्या कुछ निकल आया है। तो आप इसको टेक्नोलॉजी में छोड़ दें, इंडिविजुअल्स पे ना छोड़ के एक टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक मेजर होके आए और सारे उसको कबूल करें। लेकिन जो कि एक ट्रेडिशन यहाँ बना हुआ है, जहाँ एक पूरी कमेटी बैठी है और वो कमेटी अपने पुराने स्टाइल में बैठ के मुख्तलिफ जगहों से उसको देखती है, तो कुछ को नजर आता है, कुछ को नजर नहीं आता, और हर दफा ये एक डिस्प्यूट होता है। मेरा ख्याल है कि अगर हम बहसियत एक पूरी कौम टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं और बाकी चीज़ों में हम उसमें चले गए हुए हैं, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तो हमें इस पे भी एक मुत्तफ़क़ा फैसला करके आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर ये मसला नहीं होगा। जी ठीक है। सेनेटर फनानुल्लाह साहब, अंदलीब अब्बास साहबा ये फरमाएं, चांद रात मुबारक। एक सेकंड, अंदलीब अब्बास साहबा, जो लोग चांद देख चुके हैं वो क्या करें? वो तो पाबंद हैं ईद करने के, वो तो रोज़ा नहीं रख सकते। देखिए, वो ये तरीका कार ही, जैसे मैंने कहा ना कि ये तरीका कार ही एक लोगों को कहना चाहता, लेकिन शहादत जो होती है उसकी या 2 या 10 या 100 बंदों की होती है। साइंटिफिक तरीका है, एग्जैक्ट नहीं। ये साइंटिफिक तरीका कैसे हो गया कि अमेरिका, मसलन अमेरिका अगर एक इस्लामी रियासत हो या कोई इस्लामी रियासत अमेरिका जैसा वसी रकबा रखती हो, तो वहाँ तो लाजमन 2 ईदें होंगी, एक ईद नहीं हो सकती। एक जगह नज़र आ रहा होगा, एक जगह नज़र नहीं आ रहा होगा। साइंस भी यही कह रही होगी। अफनान साहब, आपका क्या नुक्ता नज़र है? खैर, इरशाद साहब, अंदलीब साहब, जी अफनान साहब से बिल्कुल ये जान लेते हैं, लेकिन ये शर्त तो इसमें रुयत की है ना, साइंटिफिक मेथड की तो नहीं है। खैर, अफनान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि इसके अंदर अगर हम साइंटिफिक तरीका को अपना लें तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब एक रोज़ हलाल कमेटी है मुल्क में, जिनके पास ये इख्तियार है कि वो शहादतें ले के बता सकते हैं कि ईद होगी कि नहीं होगी, तो उस स्ट्रक्चर को मानना जो है वो मेरे नज़दीक अहम है काफ़ी, वरना अदरवाइज़ तो फिर हर कोई कल को कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज करना शुरू कर दे, कोई सिटी वाइज करना शुरू कर दे, तो उसका क्या इलाज हम निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मैंने थोड़ा सा चेक किया था कल, साइंटिफिकली जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जो कि बनता है साउथ वेस्ट बलूचिस्तान, यानी आपका गवादर वाली साइड और मकरान और ये इस तरफ वाली साइड, इधर चांद नज़र आ सकता था। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जगह थी तो वो ये जगह थी। तो KPK के अंदर कोई अगर शहादत दे रहा है तो वो मतलब कि बड़ा मुश्किल है इस बात को मानना साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज वहाँ पे या वहाँ पे ईद है। जहाँ तक रहेगी रकबे की बात, जैसे कि शाह साहब ने फरमाया, देखें पाकिस्तान जो है वो तो इतना बड़ा मुल्क है भी नहीं। अगर वाकई बहुत बड़ा मुल्क होता, इतना जितना अमेरिका है या और जितने हैं, तो फिर ये बात, इसमें बहुत दलील है कि आप फिर एक ईद तो नहीं कर सकते, फिर तो आपको ज़ाहिर है मुख्तलिफ ईदें मनानी पड़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप देखें कि लाइट किस तरह पड़ती है और वो जो सारी मूवमेंट है स्टार्स की और सन की, तो वो पॉसिबल है कि पाकिस्तान में एक ईद की जा सकती है। और मैं इस बात को भी बहुत एम्फेसाइज करूँगा कि देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसकी बात मानी जाए।
और उस स्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अफनान साहब अब तो माशाल्लाह आपकी हुकूमत है मरकज़ में, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको एक ही दिन ईद करानी चाहिए थी, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के रेट कायम होनी चाहिए थी। नहीं वो देखिए अब ज़रा लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो मतलब कि वॉलंटरीली बेसिस पे भी होती हैं, हर चीज़ के ऊपर ज़रा हुकूमत जो है वो ताकत तो नहीं इस्तेमाल कर सकती। अगर कुछ ये सोच बदलने वाला मामला है मेरे नज़दीक, कि लोगों को खुद ये बात समझनी चाहिए कि अगर हुकूमत एक चीज़ का ऐलान कर रही है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, तो उसको फॉलो किया जाए, बजाय इसके कि किसी कोई मतलब कि कहे कि मैं बताऊंगा। उसकी मेरा ख्याल है कि लीगल वैल्यू और दीनी वैल्यू कम है, बजाय इसके कि जो हुकूमत कह रही है उसकी। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इसमें आना चाहे तो ज़्यादा बेहतर है। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ईद के बाद तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अल्टरनेट डेज में ही जलसों पे आएगी और बड़ी भरपूर किस्म की अवामी राब्ता मुहिम का पंजाब में ऐलान कर दिया है, और फिर साथ जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसका नाम भी दे दिया है, गुलामी नामंजूर मार्च। और अब मई का महीना है, बाज़ लोगों का ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि वक्त मौजू नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि ये लहर जो खान साहब ने अपनी हुकूमत से निकलने के बाद आवाम को साथ मिलाने की शुरू की थी, ये बढ़ेगी या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अब कम होती जाएगी, और ये कब तक इतने भरपूर अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम जारी रख सकती है कोई भी सियासी जमात? देखें, सियासी जमातें जो हैं वो मुहिम तो जारी रखती हैं। 3.5 साल PDM ने और बाकी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने अपनी मुहिम तो जारी रखी। ये होता है कि वो कितने वसी पैमाने पर राब्ता अवाम मुहिम होती है, कितने बड़े इज्तिमात करते हैं। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक में कभी सियासी इज्तिमात नहीं किए जाते थे। वैसे तो देखें मई जून के महीने में सियासी इज्तिमात मुश्किल होते हैं। मई में तो ये होता है कि अभी लोग फसलों की कटाई से फारिग हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, उनको किसी इज्तिमा में ले जाना कोई आसान नहीं होता। लेकिन ख़ान साहब को जल्दी 2-3 वजूहात से, एक तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये हुकूमत 9 माह 10 माह या 1.5 साल पूरा करती है तो शायद मेरी जो तहरीक है उसको ज़ख्म पहुँचे और वो जो मोमेंटम है वो बरकरार न रहे। दूसरा, उनको अपने ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का भी अंदेशा है। वो कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर दिया जाए, मेरे साथियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए तो फिर मेरी तहरीक को नुकसान हो सकता है। तीसरा, वो मुक़्तदर हलकों पर भी अपनी धाक बिठाना चाहते हैं कि देखिए मुझे इतनी पजीराई है और ये जो इक़दाम हुआ है मेरी हुकूमत से अलहदगी का, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इस वजह से वो जल्दी में ये कर रहे हैं। इसका उन्हें क्या फ़ायदा होगा या उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये कैलकुलेशन की बात है। और ये जो हुक्मरान हैं मौजूदा, उनके भी सोचने की बात है कि अगर वो बड़े पैमाने पर लोगों को सड़कों पर लाते हैं तो वो कितना दबाव कबूल करते हैं। लेकिन अफनान साहब मौजूद हैं, इंदलीब अब्बास साहब मौजूद हैं। इंदलीब अब्बास साहब से हम पूछते हैं कि ये जो आप इस मौसम की शिद्दत और हिद्दत को की परवाह किए बग़ैर ये इज्तिमात करना चाहते हैं, एक तो ये दिन को इज्तिमात होंगे या रात को होंगे, और ये जो आप लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम मई के आखिर में बना रहे हैं, क्या ये मुमकिन है मौजूदा हालात में कि आप एक बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में कर सकें? इस वक्त हमारी जो हालात हैं, सबसे पहली बात यह कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब आज भी आपने देखा होगा कि वो एक बयान आया है उनके नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट का फॉक्स टीवी पे, जिसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की जो झुकाव था चाइना की तरफ, तो इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका जो दूसरा खासा है वो ये है कि 34 में से 24 लोग जो हैं वो मुलजिम हैं, बेलों पे हैं। और उसके अलावा भी जितनी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं सब पे ऐसे जो खुद जिनके ऊपर करप्शन, कत्ल और बेशुमार और इल्ज़ाम है उनको लगाया गया है। और
पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिखरी हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं 162 मुल्कों में खुद से बाहर निकल रही है। तो हम जो है इसको, अगर हमने इसको, इस मूवमेंट को कायम ना रखा तो पाकिस्तान गुलामी में चला जाएगा। आपने देखा ही है कि क्या हो रहा है, सारी चीज़ों की कीमतें ऊपर चलेगी, बिजली की कीमत ऊपर चलेगी, लोड शेडिंग होना शुरू हो गई, आटे की कीमत ऊपर गई, चीनी की कीमत ऊपर गई, और जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त वो 1 महीने में बदतरीन हो रहा है। और जो हमारे क्राइम मिनिस्टर हैं वो आनिया जानिया में लगे हुए हैं, कभी खुशदार चले जाते हैं, कभी UAE चले जाते हैं, कभी सऊदी अरबिया चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इनको शर्म नहीं आती कि अपने बेटे उनको भी लेके गए हुए हैं जो कि अदालतों के अब्सकॉन्डर्स हैं, भगौड़े हैं, मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, इश्तिहारी हैं, वो ऑफिशियल मीटिंग्स में पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया में बैठ रहे हैं। तो आपको नजर ही आ गया होगा कि ये जिस कदर ढिठाई से ये मुल्क को लूटने के लिए दोबारा शुरू हुए हैं, पाकिस्तान उसका मजाज नहीं है। हमें इनको, पाकिस्तानी अवाम को, इनसे जो मुसल्लत हुकूमत है उससे छुड़वाना, इंतखाबात फौरी ज़रूरी है। अफरान साहब ये फरमाएं कि ये जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं आपकी हुकूमत, आप इसका मुकाबला सियासी अंदाज में करेंगे या गिरफ्तारियों से, मुकदमात से इनको थकाने की कोशिश करेंगे? आपका क्या इस वक्त लाहे अमल है आपकी हुकूमत का? देखिए, हम तो ज़ाहिर सियासी लिहाज से ही इसका क्या कहते हैं, सियासी और कानूनी लिहाज से इनका क्या कहते हैं इलाज करेंगे। और पहले हमने इनके साथ बड़ा नरम रवैया रखा पिछले अदवार में। अच्छा। और हमने इनको जो है वो बड़े, इन्होंने कानून भी तोड़े, इन्होंने और बड़े उल्टे सीधे काम किए, लेकिन हमने इनका फिर भी लिहाज किया। लेकिन इस दफ़ा हमारा प्लान यही है कि ज़्यादा अगर ये छलांगे या फ्लाइंग के मारने की कोशिश करेंगे तो जो अगर कानून के मुताबिक जो है इनसे डील किया जाएगा। और जहाँ तक बात रह गई जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की, तो मुझे ये बताएं कि जिनकी कैबिनेट के ज़्यादातर लोग फॉरेन नेशनल थे, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया, कर्जे डबल कर दिए, लोगों के ऊपर महंगाई के बम गिराए हर चौथे दिन, और फिर ये तकरीरों में कहा कि मैं अंडे और टमाटर की कीमतें कम करने के लिए नहीं आया, तो वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वो मीर जाफर और वो मीर सादिक नहीं है जो फॉरेन एजेंडे आप पूरे करते रहे यहाँ पे बैठ के, वो ठीक था। और जैसे जैसे फराह गोगी साहिबा ने और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके पैसे बनते गए और उनकी जायदादें बढ़ती गई, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान साहब कर रहे हैं तो वो उसमें कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की इनकी जो गवर्नमेंट जिसकी क्या खास बात थी कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग में एक खातून है, और भी लोग हैं, लेकिन एक खातून है, उनका नाम है रोमिता शेट्टी, वो इंडियन नेशनल है, उनसे इन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस जो है फंडिंग में ले लिए। फिर जो है वो पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन किसी कंपनी से पैसे ले सकते हैं। इन्होंने वुडन क्रिकेट लिमिटेड, एक दुबई बेस्ड कंपनी, उधर से $2 मिलियन पकड़ लिए, और वो पैसा जो था वो अबराज का था, जो 2 नंबर पैसा था, जिसके ऊपर अभी 300 साल जो है वो कैद हुई हुई आरिफ नकवी साहब को अमेरिका में। तो ये जो है ये चोर मचाए शोर वाला सारा मामला है। ये लोग जो है इंद्री बाबा साहबा, ये तो बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि आपने इंडियन से भी पैसे ले लिए और दूसरे लोगों से भी, और ये ECB की उसमें लिखा हुआ है स्क्रूटनी रिपोर्ट में, फॉरेन सिटीजन जो हैं उनसे आप पैसे लेके जमात चलाते रहे, तहरीक चलाते रहे। देखिए, वो एक मकूला है कि जब आपको कोई भी सबूत ना मिले तो फिर आप ज़ातियात पे उतर आते हैं। अब देखें, 3.5 साल हम रहे, इनके पास इमरान खान पे कुछ नहीं निकला और वो गड़े मुर्दे उखाड़ के इधर से उधर से, हुकूमत में है, प्रूव करें। हुकूमत के पास सारे एक चीज प्रूव नहीं कर सके, एक आने की चीज प्रूव नहीं कर सके, और इन पे जो मुकदमात हुए हैं, जिन पे इन पे बेलें हुई हैं, 99% आपस में की हुई हैं। हमने सिर्फ एक मुकदमा इन पे किया 3.5 साल में, बाकी सारे कत्ल के इनके अपने चौधरी शेर अली ने राना सनाउल्लाह को कहा कि 17 कत्ल किए, नाम भी बताए टीवी पे आके। उसके अलावा इनके ऊपर जो इन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग की, इससे हमारा ये तो साल से ये करप्शन पे हमेशा निकलते रहे हैं
ये पहली हुकूमत है जिसको करप्शन पे नहीं बल्कि वोटर हुकूमत ने निकाला है। इंद्रीब साहबा, मैंने जो सवाल किया था, इंद्रीब साहबा, मैंने जो सवाल किया था कि ये बात ये फलाने के ये मुझे बताएं, इंद्रीब साहबा, इनके शहबाज शरीफ के बच्चे जो हैं वो इश्तिहारी नहीं है, अदालतों को जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें जिन्होंने ये सारे कुछ किया हुआ है। ये तो अदालत से प्रूवन है और जाके करवा लें आप लोग अगर इनके दौर में ये आपने नवाज शरीफ ये जो अपने दौर में डिस्क्वालीफाई हुए हैं और वन बाय वन देखे अंदलीब साहिबा, इरशाद साहब एक मिनट, अंदलीब साहिबा जी, अफनान साहब एक मिनट, वन बाय वन कर लें अफनान साहब, आप सवाल का जवाब दे नहीं रही, वो अपनी कहानियां अंदलीब साहिबा, आप रेलेवेंट आंसर करें। मैंने जो सवाल किया है अंदलीब साहिबा, जो मैंने सवाल किया है वो ये है कि इन्होंने जो फरमाया अफनान साहब ने, क्या वो गैर मुल्की शहरियों से आपने फ़ंड्स लिए हैं अपनी सियासत के लिए, अपनी जमात के लिए और अपनी तहरीक के लिए? इसका आप जवाब दें। शहबाज शरीफ ने जो किया, उनके बेटों ने जो किया, वो एक अलग इशू है। ये इसका जवाब दें कि वो फंड्स लिए गए या नहीं लिए गए। देखिए, हमने तो इस पे कोर्ट ऑर्डर नहीं आया। कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि तीनों पार्टियों की आप निकालें और कोई डिस्क्रिमिनेशन न करिए। कोर्ट ऑर्डर में आया है, आप निकाल के देख लेना, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। इन दोनों पार्टियों ने आज तक एक पैसा अपने अकाउंट में सीधा नहीं लिया, सबको पता है ये। हमारे तो सारे अकाउंट सीधे हैं, डिक्लेयर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इनकी जमात का है, तो इसलिए वो कर नहीं रहा। कोर्ट ऑर्डर आया है, कोर्ट ऑर्डर के पीछे ये सारा कुछ करें तो सब पता लग जाएगा। अंदलीब साहिबा, जो पर्टिनेंट नाम ले रहे हैं अफनान साहब, जिस खातून का आप इनकी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करती हैं या आप इसको इंडोर्स करती हैं, जो जिस इंडियन खातून को ये नाम ले रहे हैं और जो ईसीपी कह रहा है बकौल इनके कि इससे पैसे लिए हैं पीटीआई ने। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अफनान साहब, एक जो मामला इस वक्त है आपकी हुकूमत को लेकर, जी ठीक है अफनान साहब, आपसे क्वेश्चन है। देखें, सवाल ये है कि पीटीआई पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। जो वाक़या हुआ मस्जिद नबवी में, यकीनी तौर पे उसकी वो काबिल मज़म्मत है, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो पाकिस्तान में FIR लॉन्च हुई है जिसमें इमरान खान साहब को भी नामज़द किया गया, आज शहबाज गिल साहब को बुरी ज़मानत दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, छुट्टी वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली है। लेकिन एक तासुर ये आ रहा है कि अगर आप ये मजहबी मामलात की बेस पे इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं, फिर तो हालात ना हुकूमत के हाथ में रहेंगे, ना अपोजिशन के हाथ में रहेंगे, या ना PTI के हाथ में रहेंगे। आप समझते हैं कि इस तरह की FIR लॉन्च होनी चाहिए थी? लेकिन बात यह है कि हम नहीं चाहते थे कि मामलात जो हैं वो ख़राब हो, और हमने बड़ा सब्र का मुजाहरा भी किया। लेकिन बात यह है कि अगर शेख रशीद ओपनली मीटिंग करेगा, उसके अंदर कहेगा कि कल जाओ, और जब ये लोग उधर पहुंचे या कहते हैं मदीना तो इनके ऊपर या कहते आपने ये वोटिंग करनी है और आपने नारे लगाने हैं, इमरान खान साहब इसको इंस्टिगेट करें, तो फिर जाहिर है उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। और इनके दीगर लोग बाकी भी यही हरकतें कर रहे थे। मस्जिद नबी तक का इन्होंने ख्याल नहीं किया, वहाँ पे अपनी ये सियासत करते रहे, तो जाहिर है फिर हमारे पास इसके अलावा क्या चाह रहा है कि हम इसको देखिए। फितना जो होता है ना, अफनान साहब, आपने रोकना है। अफनान साहब, मैं अगर गुजारिश मेरी सुने कि वहाँ दो मामलात हैं। एक है मस्जिद नबी के अहाते में या मस्जिद नबी के बाहर मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकाम पर नारेबाजी हमारे हुक्मरानों के ख़िलाफ़, हमारे वफ़द के ख़िलाफ़। इस नारेबाजी को हर मुसलमान ने मज़म्मत भी की, बुरा भी समझा, ये एक इशू है। लेकिन ये सऊदी अरब का इशू है, सऊदी हुकूमत का इशू है कि वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। एक है यहाँ प्लानिंग होना कि जब शहबाज शरीफ साहब या उनका डेलीगेशन जाए उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी करना। इस पर ये तो केस बन सकता है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पाकिस्तान को बदनाम किया। ये तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का केस जो है, ये कुछ तजावुज़ नहीं है हदूद से, और इसकी वजह से यहाँ मुनाफरत नहीं पैदा होगी। देखिए, इसके अंदर जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको हम तो अप्लाई किया भी नहीं है। इसके अंदर आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो आलम नदीर तारड़ साहब की, तो उन्होंने इसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इसमें जो ब्लास्फेमी लॉ है वो हम अप्लाई नहीं कर रहे। 295C है एक और शेख
जिसकी जो इन्होंने इस्तेमाल की, जिसके अंदर जो है बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल अगर कोई इंस्टिगेट करे जो कि मामला हुआ था उसको सामने रखते हुए जो है वो लेके जाया गया है। और मैं भी नहीं चाहता, देखें बात ये है, हम भी नहीं चाहते, लेकिन एक पार्टी मुसलसल इंस्टिगेट कर रही है कि जी अपना खून रेजी हो, जो है वो लोग मरे, आग लगे। अगर इस तरह की बातें बार बार की जाएंगी तो ज़ाहिर है हुकूमत ये तो नहीं हो सकता ना, इमरान खान वजीर आज़म हो तो ठीक है, इमरान खान वजीर आज़म ना हो तो जी मुल्क टूट गया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, या जो है वो मीर जाफ़र हो गए, मीर सादिक हो गए, इदारे तबाह हो गए। अभी 2-2.5 हफ्ते पहले तक तो इनकी हुकूमत थी, उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। और जहाँ तक मैं ज़रा एक बात ये कंप्लीट कर लूँ कि जो मैंने वो रुमीता शेट्टी वाली बात की है और वो वुटन क्रिकेट लिमिटेड वाली बात की है, ये इन्होंने माना है इलेक्शन कमीशन में कि ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड से हमने पैसे लिए। इन्होंने एफिडेविट जमा कराया है आरिफ नकवी का, जिसमें आरिफ नकवी कह रहा है कि हाँ मैंने $2 मिलियन भेजे हैं फॉरेन इनकम। नहीं, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट है, ये इसको डिनाई कर रही है, इनको खुद कुछ नहीं पता अल्लाह के फजल से। रुमीता शेट्टी का नाम ईसीपी की स्क्रूटनी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये सारी चीजें जाके पढ़ ले तो ये सही है। अफनान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है जी। अफनान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है, आपकी बात आ गई है। जो आपने ब्लास्फेमी वाली बात की, इसमें 295C नहीं 295 और 295A लगाया गया है, जिनका इंटेंट ब्लास्फेमी में नहीं आता है। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपके वक्त का एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, एक जानिब ये पीटीआई की भरपूर किस्म की अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान, दूसरी जानिब मुकदमात, और तीसरी जानिब जो अब अदालतों पे उनके शिकवे थे, आज अदालत खुली छुट्टी वाले दिन, शहबाज गिल साहब की अबूरी ज़मानत भी मंजूर हुई। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने मजहबी कार्ड को जो है एक अंदाज में इस्तेमाल तो किया, लेकिन अगर दूसरी जानिब से भी उसका जवाब मजहबी अंदाज में आएगा तो ये मामलात किस तरफ जाएंगे? देखें, इमरान खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मजहबी कार्ड खेला गया है या मजहबी बुनियादों पर मुकदमात। ये जो पहले भी एक वाक़या हुआ था वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था, जिसमें ये तहरीक लब्बैक का धरना हुआ था और वो जो हल्फनामे में तब्दीली की गई थी उस वक्त हुई थी। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया कि अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किए हों। इस केस में देखें जो वाक़या हुआ वो है कि अदब गाहिस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी। जहाँ ये वो मकाम है जहाँ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जो हैं, जिनके सांस जो है वो बंद होती है, होंठ खुश्क होते हैं, वो गुफ्तगू नहीं कर पाते, वहाँ नारेबाजी करना जो जिस तरह की भी है, बहरहाल ये इसकी कोई शख्स तायद नहीं कर सकता, कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सऊदी अरब में की सरज़मीन पर यह वाक़या होता है और थाना फैसलाबाद में ये अटक में मुकदमा दर्ज होते हैं। ये इस बात पे लोगों को एतराज़ है कि यहाँ मुकदमात किस बुनियाद पर अब दर्ज कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने मुखालिफिन को मतून करने के लिए या गिरफ़्तार करने के लिए। एक बात। दूसरी बात, लेकिन इरशाद साहब एतराज़ तो इस बात पे भी है ना कि शेख रशीद साहब 24 घंटे पहले कैसे कह देते हैं कि हरम में इनके साथ क्या होने वाला है, फिर शेख राशिद शफीक साहब उसके बाद एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं और वो इस सारे फैसले पे बड़ी पजीराई समेटते हैं और हौसला अफजाई करते हैं अपने कारकुनान की। तो ये जो शवाहिद हैं ये पीटीआई की प्लानिंग की तरफ तो जा रहे हैं ना, पीटीआई की प्लानिंग को तो शो कर रहे हैं। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। पीटीआई पर जो इल्ज़ाम लग सकता है या मुकदमा हो सकता है कि उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे वज़ीर आज़म के डेलीगेशन को वहाँ एम्बेरस किया, दूसरी एक मुक़द्दस सरज़मीन पर उनके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की, ये मुकदमा दर्ज हो सकता है ना। तौहीन का मुकदमा तो दर्ज नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ हो, अगर प्लानिंग इनके पास मौजूद है कि प्लान हुआ है, मुकदमा दर्ज करें।
लेकिन फिर ये ना कहें कि हम अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, ये बात ना कहें ना। दो मामलात को गड़बड़ ना किया जाए, बुनियादी चीज़ ये है, क्योंकि आप एक मजहबी इशू को अगर इस अंदाज में करेंगे तो इसके माशरे पर जो पहले ही मुनक़सिम माशरा है, जो पहले ही धड़ों में, फ़िरक़ों में, लिसानी और जो कौमी और असबियतों में बटा हुआ माशरा है, उसके अंदर एक मज़ीद तफरीक पैदा करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि शेख रशीद साहब ने प्लानिंग की, इमरान खान साहब ने प्लानिंग की, किसी और ने कुछ की, तो आप ठीक है उन पर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसमें जो नज़ाकत है उस पहलू की है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ना जस्टिफ़िकेशन उस वाक़े की हो सकती है, ना एक इन मुकदमात की जस्टिफ़िकेशन हो सकती है। पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये है कि ये थाना मदीना मुनव्वरा थाना फैसलाबाद की हदूद में कैसे आ गया, अटक की हदूद में कैसे आ गया? क्या सऊदी हुकूमत ने इन लोगों पर जो मुकदमा दर्ज किए हैं ब्लास्फेमी के दर्ज किए हैं या हंगामा आराई के किए हैं? ये भी एक पॉइंट है ना। लोग वहाँ गिरफ़्तार हुए हैं ना, मुकदमा दर्ज हुए हैं ना, क्या वहाँ किस तरह के मुकदमा दर्ज हुए हैं? तो इसलिए इस पहलू को इसलिए ज़रूरी है कि मुआशरा इस वक्त बहुत ही नाजुक मकाम पे खड़ा हुआ है, तकसीम बढ़ रही है, और इस तकसीम में अगर मजहबी उनसर भी शामिल हो गया तो उसके नतीजे में मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा। हुकूमत सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होगी, मुश्किलात का शिकार होगी, और उनको कम अज़ कम वो 2017 और 18 के जो वाक़यात हैं वो याद रखने चाहिए कि उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था। तो मेरा ख्याल है इस से निकल कर बाकी जो मुखालिफिन वो अगर तहरीक चलाना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद, आप उनको रोकें। ये हमारे यहाँ रिवायत है, हमारे यहाँ कौन सी जमहूरियत है कि यहाँ किसी को आज़ादी है इजहार राय की? यहाँ तो सब कुछ चलता है, हर दौर में चलता है। खान साहब के दौर में भी चलता था, इनके दौर में भी चलता रहा। लेकिन ये साबित ना करें कि जो ही आप इक़्तिदार में आए हैं आपने आते ही वही काम शुरू कर दिए जिनकी आप पहले मुखालफत किया करते थे। सही है। इरशाद साहब, दौरा सऊदी अरब, फिर दौरा UAE, 8 अरब डॉलर के रिलीफ पैकेज की एलामिये में कुछ शराइत हैं जिन पे एग्रीमेंट हुआ है, कुछ कंडीशंस हैं। देखें जो कुछ आप समझते हैं रिलीफ जो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे, जो कुछ एलामिया जो हमारे सामने आया है वो मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, सब लोग देख चुके हैं। उसमें तो कोई नई बात हमें नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि जो मुआहदा इमरान खान साहब के दौर का था उसको एक्सटेंड किया गया है। यानी डेफर पेमेंट जो ऑयल की है और जो 3 अरब डॉलर यहाँ पार्क हुए हैं उनको 1 साल के लिए मज़ीद पार्किंग की इजाज़त मिली है। जो हम तवक्को कर रहे थे कि 8 अरब डॉलर का पैकेज मिल रहा है, 5 अरब डॉलर का, वो अभी तो नज़र नहीं आया। मिफ्ता साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें तफसीलात सामने ना आएँ उस वक्त तक 2 अरब डॉलर IMF ने जो है इनसे वादा किया है, वो प्रॉमिस हुए हैं, वो बात हकीकत है। UAE के हवाले से भी अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐलान सामने नहीं है। जब आ जाएगा तो मेरे ख्याल है अवाम को रिलीफ मिलेगा और बड़ी अच्छी बात होगी, हम खुश होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। सुबह ईद है और मुल्क भर में जो लोग जहाँ जहाँ भी ईद मना रहे हैं, हमारी जानिब से उनको पेशगी ईद मुबारक। और दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी हज़ारों ईदें पाकिस्तान में और दुनिया भर के मुसलमानों को नसीब फरमाए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।